हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर अब काफी सारे पार्ट्स पर, काफी सारी टेरिटरीज पर कर चुके हैं कब्जा। एक समय था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी सबके साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही थी और जो कि इस चीज में काफी कामयाब भी हो पाए। और दूसरी तरफ वो यहाँ पर अपनी डिप्लोमेसी के साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज भी लेकर आए, ठीक है, कुछ ऐसी लड़ाइयां भी करी और धीरे धीरे एक कंपनी जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कार्य के लिए आई थी, अब वो यहाँ पर राज्य करने के लिए बिल्कुल, मतलब अगर देखा जाए तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इतने टाइम में, इतने कईयों साल में उन्होंने यहाँ पर अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया कि अब बस उनके अधीन पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इतने सारे वॉर्स को कवर किया है। मराठा वॉर हो गया, सिख वॉर हो गया, कर्नाटिक वॉर हो गए, ये सारे वॉर्स यहाँ पर इन्होंने किए। तो हम लोग देख रहे थे कि धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। अपना जो एक्सपेंशन था, अपनी जो सुप्रीमेसी थी, उसको यहाँ पर ये लोग एस्टैब्लिश करने की पूर्णता से कोशिश कर रहे थे और जो कि ये कामयाब भी हो पाए। लोग इनकी बातों में आके, इनकी डिप्लोमेसी में फंस के एक तरीके से इनकी मदद मांगने जाते थे और ये क्या करते थे वहां पे, ये उनको ही धोखा देते थे, क्योंकि ये यहाँ पर एक चीज समझ चुके थे कि यहाँ के जो लोग हैं उनके आपस में यूनिटी ही नहीं है। अगर यहाँ के लोगों में यूनिटी होती तो वो हम लोगों की बातों में इस तरीके से ना आ जाते। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ने के दो तरीके थे। सबसे पहले तरीके के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है एनेक्सेशन बाय वॉर, यानी कि लड़ाई झगड़े करके, बाय वॉर लड़ाई करके यहाँ पर एनेक्स कर लेना, जगहों को कब्जा करना, लोगों के साथ संधियां साइन करना, ठीक है। जो ट्रीटीज थी उन ट्रीटीज को यहाँ पर, संधियों को साइन करके लोगों से जगह ले लेना, ठीक है, जैसे सालसेट, बसेन, ये सारी जगह लेना, है ना। तो क्या था कि जैसे मराठास के साथ लड़ाई करी, है ना, मराठास वगैरह के साथ लड़ाई करी तो उनके जो राज्य हैं वो इनके अंतर्गत आ गए। ऑलराइट, जैसे बंगाल में लड़ाई हुई, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ओके, तो वो इलाके इनके अंतर्गत आ गए। तो एक तरीका तो था इनका कि एनेक्सेशन करना वॉर के थ्रू, यानी कि लड़ाई के थ्रू। दूसरी चीज थी एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसमें आपकी कुछ पॉलिसीज आएंगी, जिन पॉलिसीज के बारे में मैं आपको साथ यहाँ पर बात करूंगी, जो कि आपकी डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की, तो सबसे पहली पॉलिसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। कौन सी? जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहली पॉलिसी यहां पर देखिए, सबसे पहली पॉलिसी है आपकी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। चलिए, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लाई हुई एक पर्टिकुलर पॉलिसी है, जिससे कि यहाँ पर इन लोगों ने काफी हद तक लोगों के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के साथ उनके कंधे पर रखकर यहाँ पर लड़ाइयां करी, है ना। तो अब पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को यहाँ पर एक तरीके से समझते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी इस पॉलिसी को। देखिए, यहाँ पर अंग्रेज जो थे ना, वो हाईली डिप्लोमेटिक थे और अपनी डिप्लोमेसी का फायदा उन्होंने हिंदुस्तान पर राज्य करने के लिए पूर्णता से इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की, देखिए रिंग फेंस आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, यानी कि आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि कुछ यहाँ पर रिंग और फेंसिंग, इन दोनों से रिलेटेड कोई चीज है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रही हूँ, ये मान लीजिए ये आप हो,
ठीक है, ये आप हो और आपके नजदीक है आपका दोस्त। हमारे दोस्त जो होते हैं वो हमारे बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है, तो ये हो गए आपके दोस्त। अब ये हो गए आपके दुश्मन, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्त वगैरह जो होते हैं वो किसी दुश्मन को भी आपके पास नहीं आने देते, तो ये कौन है आपके, ये हो गए आपके दुश्मन। तो ये आपका दोस्त और ये आपका दुश्मन। मान लीजिए कि यहां चल रही है लड़ाई, यहाँ क्या हो रही है, यहाँ चल रही है आपकी लड़ाई चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो देयर इज अ वॉर गोइंग ओवर इन दिस एरिया। तो आप क्या कहोगे अपने दोस्त से कि भाई तू लड़ ले, मेरे तक इनको आने मत दियो, है ना। और आपने अपने दोस्त के साथ इस प्रकार की दोस्ती करी है कि वो दोस्त यही कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हारे तक, तुम्हारे दुश्मन को कभी आने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे तक आने से पहले उन्हें मुझसे गुजरना होगा। तो ये अपनी डिप्लोमेसी के साथ यहाँ पर ऐसे दोस्त बनाते थे। कुछ राज्यों को उन्होंने दोस्त बना रखा था, जैसे कि मान लीजिए कि मैसूर से लड़ाई थी, ठीक है, मैसूर के साथ यहाँ पर लड़ाई थी। तो मैसूर के साथ जब लड़ाई थी तो उन्होंने क्या करा था, जो ट्रैवनकोर है, ट्रैवनकोर, तो ट्रैवनकोर को यहाँ पर बना लिया अपना दोस्त, और इनकी मदद से यहाँ पर ट्रैवनकोर जो था, ट्रैवनकोर हो गया आपका मैसूर का दुश्मन, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त यानी कि उनके दुश्मन का दुश्मन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को रिंग फेंस जो है पॉलिसी ये समझ में आ गई होगी कि ये लोग क्या करते थे कि कोई भी राज्य है जिसके साथ इनकी लड़ाई होने वाली थी, उसके पास वाले राज्य से ये कर लेते थे दोस्ती। अब जैसे हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर पढ़ी थी। अब देखिए बक्सर का जो युद्ध था, ये चाहते, जैसे उन्होंने अवध को यहाँ पर छोड़ दिया था कि अवध पे अभी हम इस टाइम पर कब्जा नहीं करेंगे, तो अवध को उस टाइम पर इन्होंने छोड़ दिया था फॉर अ बफर। क्यों छोड़ा था अवध को भाई? अवध को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि इनको किससे डर लगता था, इनको डर लगता था मराठा से। चलिए मैप में एक बार देख लेते हैं। देखो, तो यहां आप देख सकते हो ये अवध है, ये अवध है, यहाँ पर अवध, और ये मराठास की टेरिटरी है। तो जब बंगाल में युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर अवध को इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया था, बफर के लिए छोड़ दिया था कि मान लीजिए कल को इनके साथ इन्होंने क्या करी थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी, ठीक है, ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी यहाँ पर उन्होंने साइन करी थी कि मान लीजिए कि अगर मराठा कल को ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करते हैं तो अवध इनकी मदद करेगा, और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी मराठास पर अटैक करती है तो भी अवध इनकी मदद करेगा। तो अवध क्या बन गया, अवध बन गया एक बफर स्टेट, बफर के रूप में इनके लिए काम कर रहा है ये, ठीक है। तो अवध को इन्होंने बनाया अपना दोस्त, और इस तरीके की पॉलिसी जो थी वो यहाँ पर वर्क करी। ये तो बन गया दोस्त, अवध तो यहाँ पर दोस्त बन गया है। दुश्मन कौन है, मराठा, तो बीच में यहाँ दोस्त है, ये रहा दुश्मन। अगर यहाँ पर जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी पे होगा अटैक तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, अवध आएगा, अवध यहाँ पे मदद करेगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से नींव थी, है ना। हम अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये नींव थी आपकी सब्सिडरी अलायंस की। ऑलराइट, चलिए, तो कैनेटेक हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को वैसे भी मराठा से, निजाम से और हैदर अली से, इनसे वैसे भी डर लगता था। तो इनके आसपास के जो राज्य थे उन्होंने क्या करा था कि उनको सबको अपना दोस्त बना लिया था, डिप्लोमेसी की अपनी पॉलिसी से इन सबको अपना दोस्त बना लिया था, ठीक है। और जब भी इनकी मान लो कभी लड़ाई भी होती थी, जैसे अवध मैंने आपको बताया, तो अवध को यहाँ पर बफर स्टेट बना लिया जिससे कि प्रोटेक्ट कर सके बंगाल प्रेसिडेंसी को। बंगाल प्रेसिडेंसी को मराठा से और अफगान से बचाने के लिए उन्होंने अवध को एज बफर स्टेट रखा। फिर मैसूर का मैंने आपको बताया, मैसूर में हैदर अली से इनकी लड़ाई थी। ये रहा मैसूर आपका नीचे, देखो भैया, ये रहा, एक सेकेंड, ये देखो, ये मैसूर है, ये मैसूर हो गया, ये ट्रैवनकोर हो गया। तो मैसूर पे लड़ाई करनी है तो ट्रैवनकोर से कर ली थी इन्होंने दोस्ती,
ट्रैवनकोर से दोस्ती करी और वहीं पर इनको एक मौका मिल गया कि भैया ट्रैवनकोर बन गया हमारा दोस्त, तो जो कल को हम मैसूर से लड़ने जाएंगे तो हमारी मदद कौन करने वाला है, ट्रैवनकोर करने वाला है। सोचो कितना दिमाग होगा इन लोगों में और कितने डिप्लोमेटिक होंगे कि हमारे ही देश में जो लोगों के मतलब आपस के ये जो राज्य हैं, है ना, इनमें इतनी भी यूनिटी नहीं थी, आपस मतलब एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे थे, वो भी एक भारी ताकत के साथ मिलके। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई आपकी रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस आई होप सबको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर जो इनकी दूसरी जिसके थ्रू इन्होंने एक्सपेंशन किया उसके बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पर लेकर आए थे आपके रिचर्ड वेल्सली लेकर आए थे। कौन सी है ये है सब्सिडरी अलायंस। क्या लेकर आए थे रिचर्ड वेल्सली? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, सब्सिडरी अलायंस की बात करी जा रही है। जो सिस्टम है सब्सिडरी अलायंस का, बेसिकली क्या है, ये एक फॉर्मल स्टार्ट होता है। इसका जो फॉर्मल स्टार्ट था वो 1798 में होता है, जब लॉर्ड वेल्सली यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि 1797 में तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर जो थी वो इस टाइम पर कमजोर हो चुकी होती है। जैसे कि आपका मैसूर और मराठा उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर थी, मतलब उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी डेफिनेटली डरती थी। तो यहाँ पर क्या था कि ये दोनों ही 1797 में आते आते बहुत कमजोर हो गए थे। 1797 में आते आते ये दोनों ही आपके जो राज्य हैं वो बहुत कमजोर हो गए थे। ठीक है, और इसी टाइम पर आपको जो सब्सिडरी अलायंस है, ठीक है, ये बनता हुआ नजर आता है। ऑलराइट, बेसिकली सब्सिडरी का मतलब क्या होता था कि अगर किसी ने यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है, अगर वो यहाँ पर साइन कर लेते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता था कि आप ब्रिटिश रूल के अधीन हो जाते हो। अगर आप कोई भी चीज करोगे, यहाँ पर कोई भी लड़ाई करोगे, अगर आपके कोई भी मतलब कोई फॉरेन अफेयर है या कोई भी ऐसी चीज है, तो आपको उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कदम उठा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं उठा सकते। ओके, तो यानी कि आप कंप्लीटली ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो चुके हो। ओके, चलिए, तो सब्सिडरी अलायंस को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ठीक है, जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस वर्क करता था। देखिए, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता था ये मैं आपको बता देती हूँ। ये इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड स्टेट्स कहलाई जाती थी। आपकी जितनी भी इंडियन स्टेट्स यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस को मान लेती थी, ठीक है, एक तरीके से ये गुलामी थी, पहले ही मैं बता दूं आपको। ठीक है, ये साफ साफ शब्दों में गुलामी थी, है ना। एक तरीके से अगर किसी की बात सुनना, हर एक चीज के लिए उसको गुलामी ही कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि इंडियन स्टेट्स को इस टाइम पर प्रोटेक्टेड स्टेट्स बोला जाने लगा, क्योंकि इनकी जो सेफ्टी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। ओके, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये पैरामाउंट पावर बन चुके हैं। पैरामाउंट पावर मतलब जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे पूछे बिना यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं they were used to save इंडियन स्टेट्स। ओके, जितने भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहे हैं उनसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी इंडियन स्टेट्स है उनको बचाएगी, और इसके लिए ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा भी देते थे। ठीक है, और कभी अगर पैसा नहीं दे पाते थे तो क्या करते थे कि इनको अपनी टेरिटरीज देनी पड़ती थी। तो इस तरीके से क्या होता था, एक्सपेंशन हो जाता था। तो एक तरीका तो ये था कि इन लोगों से पैसा ले लेके अपना काम कर रहे थे, ये है ना, इन लोगों से पैसा ले रहे थे मिलिट्री के उसके लिए कि हमारे जो सिपाही हैं, जो आपके लिए हम मिलिट्री निर्धारित कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल पावर आके आपकी स्टेट पर, आपके राज्य पर अटैक कर रही है, तो हम आपको यहाँ पर बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? आपको मिलिट्री हेल्प प्रदान करेंगे। तो इसकी सब्सिडरी अलायंस की स्टेजेस हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। अभी के लिए इतनी सारी चीजें समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पर इंडियन स्टेट्स को बचा रहे थे एक्सटर्नल अग्रेशन से, और इसके लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे दे रहे थे। जो इंडियन स्टेट्स थी वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देते थे, और कोई और यूरोपियन पावर के साथ आप डील नहीं कर सकते हैं, स्पेशली फ्रेंच। ओके, और आप किसी भी अन्य राज्य के साथ कोई भी पॉलिटिकल अफेयर या कनेक्शन नहीं निर्धारित कर सकते।
कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अवॉइड। पॉलिटिकल कनेक्शन आपका सिर्फ एक ही के साथ होगा। पॉलिटिकल कनेक्शन किसके साथ होगा? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और किसी के साथ नहीं। ठीक है, चलिए आई होप इतने पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्लॉज है, जो भी राज्य इस संधि को साइन कर लेता था तो उसको अपने राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप्स है उनको एक तरीके से उनको अपने राज्य में रखना पड़ता था। ठीक है, और इन सिपाहियों का जो खर्चा है ये सब यहाँ पर राजा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। ऑलराइट, तो कुछ स्टेट्स को ये भी बोल दिया जाता था कि अपनी आर्मी को पूरी तरह से आप डिसबैंड कर दो। ठीक है, आप अपनी जो आर्मी है उसको पूरी तरीके से डिसबैंड कर दो, और जिसकी वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था। एंड एक ब्रिटिश रेजिडेंट इनको अपने कोर्ट में भी रखना पड़ता था, जैसे आपके एल्फिंस्टोन थे, है ना। तो इस तरीके के एक ना एक ब्रिटिश रेजिडेंट को इनको अपने कोर्ट में रखना पड़ता था, जो कि इन पर क्या नजर रखता था। ऑलराइट, जो कि इन पर पूरी तरीके से नजर रखता था, जो भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, उन सारी चीजों पे नजर रखेगा। ठीक है, कड़ी नजर एक तरीके से। ऑलराइट, चलिए, तो किसी भी यूरोपियन पर अगर देखा जाए, हाँ, तो यहाँ पर किसी भी यूरोपियन को दरबार में एंट्री नहीं देनी होती थी बिना ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन से। अगर मान लीजिए कि कोई भी बाहरी जो आपके कोई और यूरोपियन पावर के लोग हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंच हैं, डच हैं, कोई भी यहाँ पर आ रहा है, मतलब कोई भी मिलने आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो भी नहीं कर सकते हो आप। आपको अगर सांस भी लोगे तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछकर ही लेनी पड़ेगी। बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहला अलायंस यहाँ पर जो बनता है वो आपका निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ बनता है 1798 में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो निजाम ऑफ हैदराबाद है वो इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अधीन आते हैं 1798 में। सबसे पहले यही बनते हैं इनका शिकार। ओके, अब देखिए, सब्सिडरी अलायंस ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी है एक तरीके से। अब इसके जो बुरे इफेक्ट्स थे ना वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये थी कि अगर आपने यहाँ पर इस पॉलिसी को मान लिया तो आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो चली जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति तो आपके कोर्ट में ही रह रहा है ना, रेजिडेंट बन के। और दूसरी चीज की जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही हैं वो आपके साथ रह रहे हैं यहाँ पर, उनका खर्चा पानी सारी चीजें, और आपकी इंडिपेंडेंस चली गई, आप कहीं जा नहीं सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी वही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके की गुलामी ही कहलाई जाती है। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखोगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्फ डिफेंस का जो पावर है वो भी यहाँ पर चली जाती है। अब आप सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें, आपके फॉरेन अफेयर से लेकर हर कुछ उनके हाथ में। डिप्लोमेट रिलेशन नहीं बना सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके की चीजें जो थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी जब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी को एक्सेप्ट कर लेते थे। चलिए, यहाँ पर एक स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे, सब्सिडरी अलायंस की स्टेजेस। देखिए, सबसे पहली और दूसरी स्टेज में क्या होता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो शुरुआती स्टेजेस में ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट्स को मिलिट्री हेल्प देने का यहाँ पर वादा करते थे कि आपको हम मिलिट्री सहायता प्रदान करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आप यही चीज देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनको मिलिट्री सपोर्ट दे रही थी। थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में यहाँ पर स्टेट्स को बोला जाने लगा कि अब आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको आर्मी को अपने यहाँ रखना होगा, अपनी राज्य में आपको आर्मी को रखना पड़ेगा, परमानेंट ट्रूप स्टेशन होने चाहिए, ठीक है, और इनके खाने पीने का खर्चा पैसा वगैरह सब आप दोगे। तो एक तरीके से आप खुद सोचो कि ये जो सब्सिडरी अलायंस था, ठीक है, वो एक तरीके से यहाँ पर राजा के ऊपर पूर्णता से जिम्मेदारी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ पर जो पैसे का मामला है, ठीक है, जो खर्चा पानी है आपके सिपाहियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही हैं, जो आर्मी है, उसका तो राजा ही दे रहा है, राजा ही सारे खर्चे पानी उठा रहा है। तो इनके पास क्या है, इनके पास तो सिर्फ मौज ही मौज है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये ऐसी पॉलिसीज बनाते थे जिसमें इनका फायदा हो। चौथी चीज, जब स्टेट्स के पास पैसा नहीं होता था ना, तो उस टाइम पर वो क्या करते थे, क्योंकि वो आर्मी का खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या करेंगे वो, तो उस टाइम पर उनसे कहा जाता था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी हमें टेरिटरी दे दो,
जैसे कि इन्होंने अवध के साथ किया था। अवध के पास जब पैसा नहीं था, जब उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन तो कर लिया था बट उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने इनको क्या दे दिया था, उन्होंने इनको रोहिलखंड दे दिया था। ओके, उस टाइम पर उन्होंने रोहिलखंड दे दिया था। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जब अवध के पास पैसा नहीं था तो अवध ने क्या दिया था उसके बदले, रोहिलखंड। ओके, सो व्हेन यू डोंट हैव मनी व्हाट यू कैन गिव, टेरिटरी दे सकते हो आप। ऑलराइट, अब यहाँ पर टाइमलाइन देख लेते हैं एक बारी सब्सिडरी अलायंस की। सबसे पहले कौन आया था, देखिए जो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी अवध के साथ, वो एक तरीके से प्रीकर्सर था आपके सब्सिडरी अलायंस के लिए। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना, वो एक तरीके से प्रीकर्सर था इस चीज का। ओके, दूसरा पॉइंट, यहां पर अगली जो स्टेट थी वो थी 1798 में निजाम ऑफ हैदराबाद ने माना था। थर्ड पॉइंट यहां पर आप देखोगे तीसरे पे आ रहे हैं आपके 1799 में। अच्छा, 1799 में कई सारी जगहों पर इन्होंने सब्सिडरी अलायंस कबूल करवाया था, तंजौर, सूरत, ठीक है, और मैसूर, याद होगा सबको, मैसूर ने भी साइन कर लिया था। फोर्थ, यहां पर 1801 में यहां पर अवध, ठीक है, आरकोट, फिर 1802 में आपके गायकवाड़ और पेशवा। याद है ना, जब हम लोग यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर जब कवर करते हैं तो आप लोगों ने देखा था कि गायकवाड़ और पेशवा जो कि यहाँ पर जो सब्सिडरी अलायंस है उसको कबूल कर लेते हैं 1802 में। फिर 1803 में सिंधिया और भोसले, फिर 1810 आएगा पहले तो। 1810 में जितनी भी आपकी राजपूत यानी कि राजस्थान में जितनी भी स्टेट्स थी, राजपूत स्टेट्स थी, वो इनके अधीन आ जाती हैं, ऑल द राजपूत स्टेट्स। एटीन 18 में होलकर। ऑल राइट, चलिए, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इंडिया जो है 1805 में, ठीक है, काफी हद तक यहाँ पर जो सब्सिडरी अलायंस हो, जितने भी सारे लोगों के साथ यहाँ पर काफी सारी स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर कबूल कर लेती हैं, और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना हिस्सा जो है वो यहाँ पर आपकी ब्रिटिश टेरिटरी के अंतर्गत आ जाता है। देखिए 1797 से जो ब्रिटिश की टेरिटरी है आपको ब्राउन में देखने को मिल रही है, मराठास आपके ब्लू में आ रहे हैं, जिसमें से जो आपके प्रिंसेस हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, पेशवा प्रिंसेस जो है उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिडरी अलायंस। ऑल राइट, तो आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स के हाथ में अच्छी खासी स्टेट्स थी। यहाँ पर आपको जो थोड़ा पीच शेड में जो आपको यहाँ पर स्टेट्स देखने को मिल रही हैं, वो सारी की सारी स्टेट्स वो हैं जो कि सब्सिडरी अलायंस को कबूल कर चुकी हैं। ऑलराइट, तो ये काफी हिस्सा जो है अब आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस के फायदे क्या थे अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरों से अगर हम देखें तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरों से यहाँ पर काफी सारे फायदे थे, वही फायदे ही फायदे थे उनके लिए तो यहाँ पर, है ना। जब पैसे नहीं होते थे तो उनको क्या मिल जाता था, यहाँ पर टेरिटरी मिल जाती थी, तो एक तरीके से उनके एक्सपेंशन के लिए तो बहुत अच्छा यहाँ पर मौका था, और दिमाग उन्होंने काफी अच्छा खासा लगाया कि किस तरीके से कब्जा कर ले हिंदुस्तान पे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, देख रहे हैं हम यहाँ पर, एक चीज को याद रखना, ठीक है, फायदे देख जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहला है आपका कि जो इंग्लिश है वो सुप्रीम पावर बन गए थे। नाउ इंग्लिश हैव बिकेम
सुप्रीम पावर। सेकंड कि यहाँ पर जो ट्रेड में बेनिफिट मिलता था रिसोर्सेज की वजह से, जैसे जो जो एरिया इनको यहाँ पर मिल गया, जो जो टेरिटरी मिल गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए दक्कन का क्षेत्र इनके हाथ में आ गया तो वहां पर कॉटन की खेती बहुत अच्छी खासी होती है, तो कॉटन इनको यहाँ पर मिलेगा, कॉटन का व्यापार करेंगे, तो ट्रेड बेनिफिट्स इनको यहाँ पर अच्छे खासे मिल रहे थे रिसोर्सेज से। इन लोगों के जो ट्रेड बेनिफिट्स थे वही यहाँ पर काफी 4 गुना बढ़ चुके थे। आप खुद देखो 4 गुना यहाँ पर इनके ट्रेड बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ गए थे। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, जो ये डायरेक्ट कंट्रोल था इंडियंस के ऊपर वो इनको मिल गया था। अब तक तो ये यहाँ पर जो ये राजा वगैरह थे वो यहाँ पर राज्य कर रहे थे, बट अब क्या है कि डायरेक्ट कंट्रोल इनको मिल गया इंडियंस के ऊपर। लोगों का दिल जीतने के लिए न जाने यहाँ पर क्या क्या चीजें ये लोग कर रहे थे, है ना। फोर्थ पॉइंट, इंडियन राजा जो थे, ठीक है, उनके खर्चे पर बड़ी बड़ी आर्मी मिल गई थी, है ना। इंडियन राजा के खर्चे पे इतनी बड़ी बड़ी आर्मियां चल रही हैं, वो इनको मिल गई यहाँ पर, तो एक और फायदा है इनका। और अगर कोई राजा पैसे नहीं दे पा रहा है तो उसकी जगह मिल जाती थी, टेरिटरी मिल जाती थी, तो फायदे इन लोगों के पास अनगिनत थे। इसी वजह से तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी लेकर आए हैं, ठीक है। तो फायदों के हिसाब से यहाँ पर ये कई सारी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए। अब जिसमें से अगली पॉलिसी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बट उससे पहले हम लोग देखेंगे सब्सिडरी अलायंस के अगर फायदे हैं तो नुकसान कितने थे अगर हम यहाँ पर अपने हिंदुस्तानियों की नजरों से देखें तो। सबसे पहली चीज नुकसान में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है आपका, रूलर्स की इज्जत जो थी ना वो बहुत कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हो गए थे। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगा वैसे वैसे करते थे, तो एक तरीके से गुलामी बन गए। और अब राजा के पास सब्सिडी देने के पैसे नहीं होते थे तो लोगों पर टैक्स लगा दिया जाता था। जो वहां पे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका अवध है, अवध स्टेट सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत आ गया, पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो क्या होगा कि स्टेट पे मतलब जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स और बढ़ा दिए जाएंगे। जो टैक्स से पहले कम लेते थे वो टैक्स अब और बढ़ जाएंगे। कई सारी ऐसी स्टेट्स में हुआ था कि हद से ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। अब इन सारी चीजों के पीछे मरने वाला कौन है? जो आम आदमी है, जिसको तो पहले भी टैक्स देना था, अब बढ़ जाएगा तो उसके पास बचना क्या है? जब वो कमाएगा टैक्स में वही चला जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर हो रही थी और इसके पीछे जो आम आदमी है वो ही यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो रहा था। फिर तीसरा पॉइंट, अपनी खुद की आर्मी को डिसबैंड, बेसिकली अपनी खुद की आर्मी डिसबैंड करनी पड़ जाती थी। और इस वजह से जैसे मराठा आर्मी थी उसको अपनी जो आर्मी थी उसको डिसबैंड करना पड़ा था, ठीक है। और उस वजह से लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो उसमें जैसे आपके पिंडारी हैं, ठीक है, उनके साथ लोग जुड़ गए। यहाँ पर पिंडारीज ने अच्छी खासी यहाँ पर लूटपाट मचाई थी, जिनके अगेंस्ट यहाँ पर कैंपेन करने वाली भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और पिंडारीज तो यहाँ पर अगर देखा जाए उन पे काफी सारी मूवी भी बनी है। बहुत सारी मूवीज में भी आप देखोगे कि उनको यहाँ पर आपका वो किया जाता है, ठीक है, कास्ट किया जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोगों की वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपनी जब आर्मी डिसबैंड करनी पड़ेगी तो जो उनके सिपाही होंगे वो सिपाही कहाँ जाएंगे? उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वही उनसे छिन जाता था। तो अब एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए या फिर कहीं कुछ भी करने के लिए वो पिंडारीज के साथ जुड़ गए या किसी के साथ जुड़ गए। अब जब नौकरी नहीं होगी तो आदमी क्या करता है? मुश्किल से मुश्किल, मजबूरी से मजबूरी उसमें वो यहाँ पर लूटपाट करेगा। तो इन लोगों की वजह से यहाँ पर जो लूटपाट है वो भी अत्यधिक बढ़ चुकी थी। ओके, लोकल रूलर्स जो थे, जो इन्होंने यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस को मान लिया था, साइन कर लिया था, वो यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल हो गए थे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा वगैरह इन सारी चीजों का तो कोई, अब उन्हें एक्सटर्नल एग्रेशन है उन सारी चीजों से कोई मतलब था नहीं, वो तो यहाँ पर अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर जो पैसा वगैरह यहाँ पर टैक्स के थ्रू आ रहा था, लोगों से यहाँ पर पैसे जो वसूल रहे थे उनको तो बस यहाँ पर वो नाच गाने इन सारी चीजों में पैसों को लगा रहे थे, और तो कोई चीज यहाँ पर कर नहीं रहे थे। ओके, तो ये एक तरीके के जो नुकसान है वो हमें यहाँ पर आपके सब्सिडरी अलायंस के देखने को मिल जाते हैं। ओके, अगली यहाँ पर पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो अगली पॉलिसी है यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदुस्तान में आया। जब वो यहाँ पर हिंदुस्तान में आते हैं तो यहाँ पर अपने साथ लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या, ये मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखिए, तो ये यहाँ पर डलहौजी है आपके, ठीक है। तो डलहौजी जो थे जब ये हिंदुस्तान के अंदर आए
तो हमारे देश में क्या होता था, ये पौराणिक समय से चल रहा था, एंशियंट टाइम से चल रहा था कि मान लीजिए कि अगर किसी का बच्चा नहीं है, किसी राजा का अगर बच्चा नहीं हुआ, तो वो क्या करते थे, वो सिंपली अपने भाई बहन का बच्चा है या अपने किसी भी परिचित का बच्चा है, उसको अडॉप्ट कर लेते थे। उसको अडॉप्ट करने के बाद उसको यहाँ पर राजगद्दी पे बैठा दिया जाता था। अब जब डलहौजी आए, डलहौजी ने ये चीज बहुत ज्यादा देखी कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पर बच्चों को गोद ले लेके यहाँ पर राजा बना रहे हैं, ये तो गलत है। ठीक है, अब देखिए इसके भी ना दो तीन तरीके थे। एक, इनको ऐसा लगता था कि अगर यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो राज्य करने के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक कतार सी लग गई थी वीक रूलर्स की, जो कि यहाँ पर ढंग से राज्य भी नहीं कर पा रहे थे। और रशिया बहुत एक्टिव था, है ना, रशिया बहुत एक्टिव था और एक्टिवली वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और इंडिया पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो डलहौजी को इस चीज का डर लग गया कि भैया अगर मान लो रशिया यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर पाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये तो उनकी बातों में आ जाएंगे, हार जाएंगे और रशिया कब्जा कर लेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा राज्य, यानी कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो इन राज्यों पे पड़ जाए, है ना, और हम यहाँ पर इन सारी जगहों की बागडोर संभाल सकें, जिससे कि हम अपने लिए एक प्रोटेक्शन अरेंज कर सकें। तो ये चीज डलहौजी के दिमाग में आई और डलहौजी ने यहाँ पर एक चीज बोली कि भाई देखो, आपके यहाँ पर ये चीज गलत है, जो आप यहाँ पर गोद ले लेके बच्चों को बैठा रहे हो राजगद्दी पे, वो बिल्कुल गलत है। आपके खुद ब खुद पता नहीं वो कहाँ से एक पर्टिकुलर वो ले आया, ठीक है, उसने कहा पौराणिक हमारे उसमें से निकाल के एक पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर लोगों को समझा दी कि भाई देखो ये बिल्कुल गलत है, अगर आप यहाँ पर गोद लिए हुए बच्चे को राजगद्दी पे बैठाते हो तो ये आपकी खुद की, जो आपके खुद के पुराण वगैरह हैं उनमें बिल्कुल इस चीज को गलत माना गया है। ठीक है, बल्कि ऐसा कुछ था नहीं, बट उसने ये पर्टिकुलर चीज लोगों के दिमाग में डाल दी, ब्रेन वॉश कर दिया उनका। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपके जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, मैं आपको उसमें बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए कि कोई राजा है और इस राजा का अपना कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, अपना कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, तो वो यहाँ पर अडॉप्टेड बच्चे को, गोद लिए हुए बच्चे को राजगद्दी पे नहीं बिठा सकता है। उसकी राजगद्दी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और जो पूरा राज्य है उनका वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगा, क्योंकि अब जो फैसला है इसका वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1848 में डलहौजी इंडिया आए, तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर समझा। और अपॉर्चुनिटी क्या थी यहाँ पर, एक तो एक्सपेंशन और दूसरी चीज हमारा प्रायोर कंट्रोल, हमारी सुप्रीमेसी हिंदुस्तान के ऊपर अच्छी खासी तरीके से हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबको यहाँ पर बोल दिया था, जितने भी राज्य थे जहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा था, जैसे कि आपको देखो अब झांसी था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी तो अपने अडॉप्टेड सन के लिए यहाँ पर लड़ रही थी। नाना साहेब है, नाना साहेब भी उसी चीज के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हर कोई ज्यादातर अगर आप देखोगे तो इन्हीं सारी चीजों पे लड़ रहा था। तो अब यहाँ पर डलहौजी जो है वो इस पर्टिकुलर चीज को लेकर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इस पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर एक ही चीज बताई गई कि अगर आपके पास आपका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है तो आप किसी भी बच्चे को यहाँ पर अडॉप्ट करके नहीं बैठा सकते हो, ठीक है। और अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में ऐसा कुछ होता है तो आप हमें यहाँ पर लिखोगे एक लेटर और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको डिसाइड करके बताएगी कि वो यहाँ पर क्या करे, ठीक है। तो उस टाइम पर तो यहाँ पर जो कमिश्नर्स होते थे उनको यहाँ पर बैठा दिया जाता था इन जगहों पर, ठीक है। जिस भी टेरिटरी में ऐसा कुछ भी हुआ वो टेरिटरी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाती थी। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक टाइमलाइन बता देती हूँ कि कौन कौन सी स्टेट्स थी जो कि यहाँ पर आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत आई थी। सबसे पहली आई थी सतारा, ठीक है। ये तो आपकी सतारा हो गई, जैतपुर हो गई, ये सब छोटे छोटे जगह थे। बाकी आपकी बहुत बड़ी बड़ी राज्य भी आए थे, झांसी आया, ठीक है। तो सतारा आया आपका 1848 में। 1848 में सबसे पहले इसने सतारा को ही अपना वो बनाया शिकार। फिर जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर एंड
संभलपुर। अच्छा, टाइमलाइन वगैरह याद रखना है आपको, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आ भी सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू टाइमलाइन। फिर बागपत, बागपत 1850 में, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है आपका उदयपुर 1892 में। में पांचवी जगह झांसी 1854 1854। ऑलराइट, देन सिक्स्थ नागपुर 1854। ऑलराइट, तो ये जगह थी जो कि इन्होंने यहाँ पर एनेक्स करी थी, ठीक है, अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ओके, अगर यहाँ पर आपका कोई भी बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है तो आपकी जो राजगद्दी है वो हो जाएगी, यहाँ पर आपका जो राज्य है वो हो जाएगा लैब्स, ठीक है, यानी कि खाली हो जाएगा। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके अडॉप्टेड बच्चे को यहाँ पर बैठाएंगे या नहीं बैठाएंगे, या फिर इस राज्य को वो अपने अंतर्गत ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सपेंशन था इनका, ये पॉलिसीज रही थी एक्सपेंशन की। ओके, अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखेंगे, जो कि यहाँ पर आपके कौन लेकर आए थे, वॉरेन हेस्टिंग। और आप लोग देख सकते हो 1805 का ये जो मैप है, इस मैप में आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान में आपकी ब्रिटिश टेरिटरीज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। देखिए, जितनी भी आपको ब्लू एरिया में यहाँ पर दिख रही हैं, ये सारी की सारी ब्रिटिश प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ये ब्लू 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 जहां जहां आपको दिख रहा है, जैसे निजाम डोमिनेंस वगैरह, ये सब आपके ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट्स थी। ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट्स यानी कि जो सब्सिडरी अलायंस कबूल कर चुकी थी। बाकी जितनी भी आपकी पिंक स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये सब की सब आपके ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जैसे कि कर्नाटक, सिरकार, ठीक है, और आपकी यहाँ पर बंगाल वाला एरिया जो है, दिल्ली वाला एरिया, ये सब एरियाज जो हैं वो यहाँ पर आपके ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आ गए थे, ठीक है। ये तो 1805 का मैप है। सोचो जब यहाँ से डलहौजी चले गए थे, उसके बाद 1854 की में क्या हालत हुई होगी, 1854 में कितना एरिया यहाँ पर एनेक्स कर चुके थे ये लोग। तो एक तरीके से एक कंपनी जो यहाँ पर व्यापारिक कार्य के लिए आई थी, वो अब राज्य करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर सफल रही, अपनी सुप्रीमेसी को यहाँ पर एस्टैब्लिश करने में बिल्कुल सफल रही थी। अब इनको निकालना यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा, और उसकी कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, चलिए, so we are going to meet tomorrow. तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अगर आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसे क्या करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो अपने कोई भी डाउट्स को। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।